गुड इवनिंग ऑल। आज नया शुरू करेंगे, नया टॉपिक। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। Yes, yes, you're audible. ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, पीपल एंड एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादा रट्टा मारने वाली चीज़ आता है और सीक्वेंस टाइप का क्वेश्चन इनमें ज़्यादा होता है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट देखो, इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया। इसको मतलब सीक्वेंस में दिया गया है कितना परसेंटेज और कितना क्वांटिटी में रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होता है इंडिया में। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, ख़त्म नहीं होता वो। इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, ख़त्म नहीं होता। मतलब जो सोलर एनर्जी है, सोलर लाइट से जो एनर्जी मिलता है हमें, या फिर टाइडल एनर्जी जो मिलता है, तो ये सब क्या कभी ख़त्म नहीं होगा। और ख़त्म होने वाली को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। मतलब जो मान लो कि कोल एनर्जी से है, या फिर मान लो कि पेट्रोल डीजल जो फॉसिल फ्यूल होता है उनसे मिलता है, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा परसेंटेज है विंड पावर से। ठीक है, विंड पावर से मिलता है सबसे ज़्यादा, और वो 45%। तो ये नंबर याद रखने उतना ज़रूरत नहीं है। 45% सबसे ज़्यादा है विंड पावर का शेयर। ठीक है, उसके बाद यूज़ होता है सोलर पावर, 36%। उसके बाद आता है बायोमास, बायोमास का। ठीक है, फिर आता है स्मॉल हाइड्रो पावर, फिर वेस्ट टू पावर। वेस्ट टू पावर बहुत ही कम यूज़ होता है। मतलब गिना चुना कुछ शहर में ही वेस्ट टू पावर का मतलब जो एयर फैसिलिटीज़ है वो बनाया गया है, जैसे इंदौर वगैरह, जो क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का कंजिक्यूटिव 3 या 4 ईयर्स के लिए। तो उन सब शहरों में वेस्ट टू पावर एनर्जी एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी है। Now installed grid power capacity from all sources in India। मतलब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सब कुछ मिला के जो टोटल जितना भी सारा सोर्सेस होता है, एनर्जी सोर्सेस, उनका उनका मतलब परसेंटेज कितना है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कौन सबसे कम यूज़ होता है, कौन सा। तो कोल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो हमारा पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट बहुत बहुत है वेस्ट बंगाल में, तो वो थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा इंडिया में बिजली या फिर एनर्जी बनाया जाता है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेप्ट लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब जो पानी का जो बहाव है उनको छोड़ के बाकी सारे रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है 22%। ठीक है, फिर लार्ज हाइड्रो इसका है 12%। गैस 7.1%, गैस मतलब एलपीजी वगैरह ये सब गैस। फिर आता है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उनसे 1.9%। फिर डीजल 0.2, मतलब फॉसिल फ्यूल उनमें भी डीजल। ठीक ना, जो हमारा वर्ल्ड जैसे आगे आगे बढ़ रहा है, जैसे कि उसके कारण पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारा मतलब ह्यूमन बीइंग का क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो जो कुछ स्टेप्स लिया गया है। ठीक है, कुछ स्टेप्स लिया गया है 2000। सो जो उनका टारगेट था 2000 साल से 2015 तक ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें फेजेस कंप्लीट करना है। तो उसको बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इसको बोलते हैं। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब कब से कब का है? 15 साल के लिए, 2000 से 2015। ठीक है, उसमें क्या है, 8 गोल्स है, ये याद रखना नंबर, ये नंबर याद रखना, 8 गोल्स है, 8 गोल्स। ठीक है, 191 यूएन मेंबर्स मिलके इसको एग्री किए थे कि 2015 तक हमें 8 गोल्स हैं, जो 8 गोल्स 8 गोल्स है उसको अचीव करना है। क्लियर? वो होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब वो 8 गोल्स क्या है वो देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट है पोवर्टी एंड हंगर, ये नंबर 1। ठीक है, देखो पोवर्टी एंड हंगर। उसके बाद आता है प्राइमरी एजुकेशन अचीव करना। ठीक है, उसके बाद आता है जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी। फिर आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, रिड्यूस करना, और इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। फिर कॉम्बैट विथ डिजीजेस लाइक HIV, मलेरिया, ये सब। ठीक है,
फिर आता है एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। फिर आता है डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। देखो फास्ट वाला क्या है, ये एक नंबर है ये। तो ये है एजुकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड सॉरी इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। इरेडिकेट मतलब हटाना, टोटली इरेडिकेट कर देना, मतलब रिमूव बोल सकते हैं उसको। ठीक है, रिमूविंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। एक्सट्रीम पॉवर्टी का भी कुछ डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू यूएन। तो सारे पूरे वर्ल्ड में, ना कि इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो 191 मेंबर्स है उनमें पॉवर्टी एंड हंगर को एकदम ज़ीरो कर देना, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को। ठीक है। फिर आता है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। पूरे जो सिटीजन्स है पूरा वर्ल्ड में, जितना भी पीपल है, उनको बेसिक प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, या फिर हो एटलीस्ट उनमें प्राइमरी एजुकेशन। यह है सेकंड। थर्ड है जेंडर इक्वलिटी, मतलब एम्पावरिंग वुमेन, मेन वुमेन को इक्वली ट्रीट करना, हर जगह उनको इक्वल बेनिफिट्स देना, राइट्स देना, उनको एजुकेट करना, ये सब होता है एम्पायर प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी। फिर होता है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। जो बच्चा जन्म लेते वक्त मर जाता है किसी बीमारी से, या फिर कोई उसका मेल फंक्शनिंग हो उसकी वजह से, या फिर कोई हेल्थ का इशू, न्यूट्रिशन का इशू, ये सबको रिड्यूस करके चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना, 2/3 चाइल्ड मोर्टेलिटी कम करना। फिर इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो मतलब माँ, जो औरत प्रेग्नेंट है उनका हेल्थ सुधारना। फिर आता है कॉम्बैट HIV मलेरिया, ये सब जो जो मतलब डेंजरस जो डिजीजेस है उनको कंट्रोल करना, या उनको उनसे लड़ना। फिर आता है एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब एनवायरनमेंट जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो, मतलब उसका उसका एक नेचुरल पेस है ना, उस हिसाब से चलने दो। जैसे कि उसको ज़्यादा मिसयूज़ मत करो एनवायरनमेंट का। इकोलॉजी एनवायरनमेंट हमारा जो वातावरण है उनका मिसयूज़ मत करो। मिसयूज़ करने से क्या होगा, पॉल्यूट होगा, और लास्ट में इफेक्ट हम ही भुगतेंगे उसका, हमारे लिए ही खराब होगा वो। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे जानवर रहते हैं उनके लिए भी खराब होगा। तो उनको सस्टेनेबल वे में यूज़ करो और सस्टेनेबिलिटी लाओ एनवायरनमेंट में। यही था इसका गोल। ठीक है। लास्ट वाला है डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। जो पूरा वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड का डेवलप करने के लिए क्या वो करना चाहिए, ग्लोबल पार्टनरशिप, मतलब अ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे करना है जो कि पूरा वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल हो, जैसे पेड़ लगाना, या फिर मान लो कि समुंदर का, या फिर तालाब या फिर नदी का पानी को साफ करना। बहुत ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होता है। एजुकेट करना लोगों को कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखना क्यों ज़रूरी होता है। हेल्थ हाइजीन के बारे में कंसेप्ट देना लोगों को। तो ये सब होता है डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप एंड फॉर डेवलपमेंट। फिर ये तो हो गया 2000, देखो 2015 तक, है ना, 2000 से 2015 तक इनमें ये सारे 8 गोल्स अचीव करना है। ठीक है। अब ये जब हो गया, मतलब थोड़ा बहुत इस पर प्रोग्रेस हो गया, तो क्या हुआ, यूएन ने सोचा थोड़ा इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। नेक्स्ट लेवल पे कैसे, उसको दिया, नाम दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसको वो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब से है, 2016 से, 2016 से 2030, मतलब अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहा है वर्ल्ड में। मतलब यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी का प्रोग्राम है वो चल रहा है अभी, इस मतलब इस दौर पे 2023 है अभी। तो ये 2016 से 2030 तक चलेगा। तो इनके लिए 17 गोल्स है, 17 गोल्स, 17 गोल्स है इनका। ठीक है। फर्स्ट गोल है देखो, नो पॉवर्टी, गरीबी को मिटाना। ज़ीरो हंगर, मतलब भूख से लोग मर जाते हैं, या फिर भूख बिना खाए रहते हैं लोग, उन सब चीज़ों को हटाना। फिर आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग का कंसेप्ट लाना, कंट्रोल करना हेल्थ हेल्थ जो हेल्थ इश्यूज होता है उनका। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। फिर जेंडर इक्वलिटी, ये तो उनमें भी था। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, देखो इनके लिए 2000, आपको पता होगा शायद 2019 में एक नया मिनिस्ट्री बनाया गया, आपको पता होगा शायद इंडिया में।
तो मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूएन का जो ये स्टेप है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड करना, उनके उनको दिमाग में रखते हुए 2019 में एक मिनिस्ट्री नया बनाया गया, जब हमारा मतलब बीजेपी का गवर्नमेंट जब फिर से आया। तो क्या था वो मिनिस्ट्री का नाम? जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऐसा कुछ नाम है देखिए। तो वो उनका क्या काम है? घर घर में मतलब हर घर में इंडिया का प्रॉपर पीने लायक पानी पहुंचाना, पानी का जो वेस्टेज है उनको कंट्रोल करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बारिश का पानी गिर रहा है तो उसको बहने मत दो, उसको किसी एक जगह पे स्टोर रखो, ये सब चीज़ें देखना। फिर उसके अंडर आता है नमामि गंगे, मतलब क्लीन, जो गंगा को साफ करने वाला जो मिशन होता है, यमुना को भी साफ करने वाला मिशन चल रहा है दिल्ली में देखना। तो वो सब चीज़ें इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फिर आता है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। जो क्लीन एनर्जी होगा वो उसको अफोर्डेबल बनाना, ना कि कॉस्टली। कॉस्टली कौन सा होता है? जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी बनता है, न्यूक्लियर एनर्जी, वो तो होता है, उसमें पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन बहुत कॉस्टली है वो। तो अफोर्डेबल अभी के लिए वही है जो सोलर पावर से मिलता है, सनलाइट, सोलर पैनल के थ्रू जो मिलता है वो अफोर्डेबल है। फिर आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हर एक कंट्री का देखना, जीडीपी ग्रोथ कैसे हो रहा है उसको मॉनिटर करना, उसको इम्प्रूव करना डे बाई डे, सॉरी फाइनेंशियल ईयर में इम्प्रूव करना उसको। तो ये होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ आता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना, ये सब होता है। फिर रिक्वायर्ड इन रिड्यूस इनक्वलिटीज़, इनक्वलिटीज़ मतलब हर जगह में इनक्वलिटी होता है, मेल फीमेल हो सकता है, वो होता है हस्बैंड वाइफ हो सकता है, या फिर एक सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट हो सकता है, टीचर स्टूडेंट हो सकता है, मतलब कोई भी इनक्वलिटी को प्रमोट मत करो, ये था मतलब उसको रिड्यूस करो। फिर आता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। जो सिटीज़ होगा वो सस्टेनेबल होना चाहिए, जैसे कि दुबई में हो रहा है लाइन, इंडिया में भी एक हो रहा है ना, गिफ्ट गिफ्ट सिटी, जीआईएफटी, गुजरात में हो रहा है देखना। तो सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट में वो सब बनाया गया है कि बहुत क्लीन चीज़ें मिलेगा, प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन मेंटेन करके ये सारे चीज़ें बनाया जाएगा। जो पीपल रहेगा वो भी, मतलब जो लोग बसेगा उन शहरों में, वो भी बहुत क्या होगा, मतलब उनका भी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखा जाएगा, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड नहीं हो जाएगा, ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है उस शहर को। नॉट 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो कंज्यूम कर रहे हो आप प्रोडक्ट, उसका वेस्टेज मत करो, मतलब मिसयूज़ मत करो, मिसयूज़ या फिर ओवर यूज़ भी मत करो उन सब चीज़ों का। ठीक है? जो चीज़ें आपको यूज़ करने दिया जा रहा है, तो मिसयूज़ जब करोगे तभी एक बुरा इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पे भी, एनवायरनमेंट पे भी। जैसे पानी बह रहा है, बहने जाने दो, उसको बंद मत करो, ऐसा खराब है ना ये सब चीज़ें। जब आप पानी यूज़ नहीं कर रहे हो तो टैप बंद कर दो, या फिर जब आप एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको स्विच को ऑफ कर दो, वो वेस्टेज हो रहा है एनर्जी का। और जब प्रोडक्शन करोगे तब भी ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, कंज्यूम करोगे या प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करोगे, दोनों में ये चीज़ें ध्यान रखना है। फिर क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के आगे मतलब क्लाइमेट का जो चेंज है उनका अगेंस्ट एक्शन लो। लाइफ बिलो वाटर, मतलब पानी में जो जानवर रहता है, वो रेप्टाइल्स हो सकता है, या फिर फिश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैमल्स हो सकते हैं। पानी के नीचे वाले जानवर का भी हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका रिप्रोडक्शन सब कुछ इम्प्रूव करना। क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ पॉल्यूशन तो छोड़ो, बस जो फिश पकड़ने वाली, जो मछली पकड़ने वाले जो नेट्स होता है ना, उनसे ही बहुत मिलियंस पानी मतलब जानवर मारे जाते हैं एक साल में, एक एक समुंदर से, सोचो, फंस के मर जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। फिर लाइफ ऑन लैंड, जैसे लाइफ ऑन वाटर है, लाइफ बिलो वाटर है, वैसे लाइफ ऑन लैंड, उसको भी ध्यान रखना है। फिर पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब जो इंस्टीट्यूट्स है जो पीस एंड जस्टिस को ध्यान में रखते हुए काम करता है, जैसे कि लॉज हो गया, मतलब जो कोर्ट्स हो गया वगैरह, फिर कोई गवर्निंग बॉडीज़ हो गया, उनको अच्छे से रन कराओ, उनका ऐसे नहीं है कि मतलब बायसनेस लाओ उनमें। कहता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स,
प्रॉपर कॉमन जो गोल्स है उनके अचीव करने के लिए पार्टनरशिप बिल्ड करो। ठीक है, तो ये हो गया 17 हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसके पहले था 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल याद रखना, जस्ट नाम से याद रखना, जैसे कि 8 है देखो यहाँ पर, ये क्या क्या कौन सा 8 है, 8। जैसे कि थोड़ा शॉर्ट में भी याद रखने से हो जाएगा, जैसे कि एक्सट्रीम हंगर, हंगर एंड पॉवर्टी, इसको इरेडिकेट करना है। फिर प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। फिर जेंडर इक्वलिटी, ऐसा छोटा छोटा करके भी याद रख सकते हो। और ये 8 याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन आ जाता है, फिर लिखा रहता है कि कौन सा इनमें से नहीं है, या फिर कौन दो इनमें से नहीं है, या फिर कौन कौन सा इनमें से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का पार्ट है। वैसे भी सिमिलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी वैसा ही क्वेश्चन आता है। समझ में आया यहाँ से कैसे बनता है क्वेश्चन? क्लियर? हेलो? हेलो? Yes, sir. Yes, yes. नाउ लीडिंग एजुकेशन 2030, ये यूएन का प्रोग्राम है, लीडिंग एजुकेशन 2030, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है ये। इनमें क्या था, देखो बेसिक सी बात है कि ग्लोबल जो एजुकेशन है, या फिर जो लेवल ऑफ एजुकेशन और लिटरेसी रेट है, इनको प्रमोट करना है, इनको बढ़ाना। ये इनका बेसिक फंक्शन था, या फिर ऑब्जेक्टिव था बोल सकते हो। ठीक है, तो ये यूएन तो छोटा मोटा बहुत, मतलब बहुत पुअर कंट्री जो होता है उनमें जाके पर्सनली काम करता है। जैसे कि कॉन्गो, या फिर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, कुछ एशियन कंट्रीज भी है दो एक, तो इनमें जाके काम करता है। लेकिन जो मेन काम करना पड़ता है वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है उस देश का। 191 जो मेंबर कंट्री बताया था यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का, उनका जो गवर्नमेंट है, जैसे कि यहाँ पर इंडिया में भी एक गवर्नमेंट है, बांग्लादेश में एक गवर्नमेंट है, यूके में भी गवर्नमेंट है, यूएस में भी गवर्नमेंट है। तो उनका गवर्नमेंट लेवल पे जाके काम करना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम होता है, ना कि डायरेक्टली यूएन करता है। ठीक है, यूएन बहुत, मतलब जहाँ पे हालत बहुत ही ख़राब है वहाँ पे डायरेक्टली जाके काम करता है। लेकिन हर जगह नहीं, पूरा एकदम इतना बड़ा वर्ल्ड को देखना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को एक रोल दिया गया है, मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री का। तो उनमें क्या है देखो, उनका डेटा के हिसाब से 617 मिलियन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट कांट रीड एंड डू बेसिक मैथ। जो प्लस माइनस वगैरह होता है वो बेसिक मैथ, सिक्स सिक्स 617 मिलियन बच्चे या फिर एडोलेसेंट पीरियड वाला लड़का या लड़की वो कर नहीं सकता है, अनेबल है। ठीक है, लेस देन 40% ऑफ गर्ल्स इन सब सहारन अफ्रीका complete lower secondary and some 4 million children and youth refugees are out of school। इनका मतलब नंबर कितना बड़ा है देखो, सहार अफ्रीका में, सब सहारन, वो भी सिर्फ सब सहारन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एक देखो, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे अप्रोच किया। जो हर कंट्री का गवर्नमेंट होता है आपको पता है, यूनिसेफ, फिर बॉड यूनाइटेड नेशंस को बहुत सारे बॉडीज है ना, जैसे हु हो गया, हु देखता है हेल्थ को, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक बॉडी है यूनिसेफ, यूनिसेफ देखता है चिल्ड्रन एजुकेशन, ये सब को देखता है। फिर आता है UNGA, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल आता है, SC आता है। तो ये सब बहुत सारे बॉडीज़ है, उनमें से यूनिसेफ इन चीज़ों को मॉनिटर करके प्रॉपर काम डिस्ट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेटा लेके, कौन सा देश में कितना बजट एलोकेट करना चाहिए, ये सब कितना कौन सा डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए, मतलब कौन सा मिनिस्ट्री को ज़्यादा काम करना चाहिए, ये सब चीज़ें वो देखता है, मॉनिटर करता है। नाउ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, बहुत इंपॉर्टेंट है। NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यह है इंडिया का। ठीक है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है ये स्टेप्स, इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, यूएन का नहीं है ये। ठीक है, तो इनमें क्या था, 8 मिशंस था इनके अंडर, 8 मिशंस था। ठीक है, 8 मिशंस था
NAPCC के अंडर। NAPCC का फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो NAPCC का याद रखने के ट्रिक है ये, देखो, सहवाग इज हाई क्लास प्लेयर। एस से सोलर मिशन, इससे सोलर मिशन, ठीक है। अब सोलर मिशन का अंडर एक आता है, अभी जो चल रहा है, वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन सन, ऐसा, सॉरी, वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वो कॉन्सेप्ट है वन वर्ल्ड वन ग्रिड, मतलब पूरी दुनिया में ही वो ग्रिड बनाया जाए। जैसे ग्रिड होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड, बोलते हैं ना ग्रिड फेलियर हुआ है। ग्रिड मतलब क्या है, जिससे, मतलब जहाँ पे एनर्जी बन गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी बन गया और उस जगह पे स्टोर होता है, स्टोर, जो जगह स्टोर हुआ वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो स्टोर करने वाली जगह को हम लोग ग्रिड बोलते हैं। तो सोलर मिशन में ग्रिड कैसा होगा, पूरी दुनिया में सोलर पैनल्स बिछाया जाएगा, पूरी दुनिया में, हर कंट्री में, हर जगह में सोलर पैनल बिछाया जाएगा। अब अब हमारा वर्ल्ड तो रोटेट कर रहा है, पृथ्वी रोटेट कर रहा है, और सन एक साइड है, मतलब मान लो ये सन है, सॉरी, मान लो ये सन है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो ये तो घूम रहा है, ये एक साइड लाइट दे रहा है ना, एक साइड लाइट दे रहा है, और इसका साइड, अपोजिट साइड, ये डार्क साइड है, ये तो डार्क साइड है। तो जिस साइड लाइट मिल रहा है वहाँ से स्टोर करके डार्क वाला साइड में भेज दो, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भेज दो। समझ में आया कॉन्सेप्ट इसका? नहीं। अ, ये मान लो सन है, ठीक है, ये मान लो सन है, और ये है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। तो सन का जो रे होता है, 24 घंटा में मान लो कि 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होता है एक जगह पे, अर्थ का, है ना, ऐसा होता है ना, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होता है कि नहीं? यस यस। तो मतलब मान लो कि अर्थ का, ये जो अर्थ है, इसका इस डायरेक्शन में तो लाइट आ रहा है, इस डायरेक्शन में लाइट है, तो इस लाइट को, मतलब इस सनलाइट को कैच करके कहाँ भेजना है, जिस साइड अंधेरा है, ये डार्क साइड है ना, ये डार्क साइड है, ये डार्क साइड में भेजना है। अब जब रोटेट होके अब जब रोटेट होके इधर आ जाएगा, डार्क वाला लाइट पे आ जाएगा, लाइट वाला डार्क पे आ जाएगा, तो लाइट वाला डार्क को भेजेगा, ऐसे चलता रहेगा, मतलब जो लाइट वाला जो साइड है वहाँ पर सोलर पैनल लगा रहेगा, वो सोलर पैनल पे से एनर्जी को बना के डार्क वाले साइड पे भेजेगा, डार्क वाला फिर घूम के लाइट वाला पे आएगा, लाइट वाला को वो काम होगा फिर से। समझ में आया? तो पूरी दुनिया में हर कंट्री में ये, मतलब कंट्री का वो होना चाहिए इस पे, मतलब जॉइंट एक्शन होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ही सक्सेसफुल मिशन है। ऑन पेपर काम तो चल रहा है, 101 कंट्रीज इस पे ज्वाइन किया है, और इसको लीड कर रहा है इंडिया। ये मिशन को लीड कर रहा है इंडिया। ये बहुत ही मतलब कामयाब चीज़ होगा अगर प्रैक्टिकली हो सके तो। एनर्जी वेस्टेज बच जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। एनर्जी वेस्टेज बच जाएगा, फिर जो एनर्जी बनाने में जो खर्चा आता है वो भी कम हो जाएगा, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक बिल है वो कम खर्चे वाला बिल आएगा, बहुत कम खर्चा बहुत रिड्यूस हो जाएगा। फिर आता है नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। वही जो, मतलब मान लो कि जहाँ पे एनर्जी बनता है, मान लो कि कोल कोल बन रहा है, कोल बनते वक्त बहुत सारी पावर वेस्ट होता है, ट्रांसपोर्ट करने में उनको, बीच रास्ते में बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाता है, तो उनको एफिशिएंटली यूज़ करना है, मैक्सिमम पोटेंशियल रखना है ताकि वो यूज़र तक चले जाए, यूज़र तक पहुंचाया जाए। या फिर मान लो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, अभी इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी है, इलेक्ट्रिक इंजन भी है, तो उनमें क्या है, उनमें वो उतना एफिशिएंट नहीं है, वो ज़्यादा पोल्यूट करता है। वो इलेक्ट्रिक कार वगैरह जो है उसका, वो ज़्यादा पोल्यूट करता है रेदर देन जो हमारा थर्मल पावर कोल से जो बनता है। वो सुनने में ग्रीन एनर्जी है, लेकिन वो ग्रीन एनर्जी है नहीं, क्योंकि उनका जो बैटरी वगैरह है वो इंडस्ट्री बहुत पोल्यूट करता है हमारे एनवायरनमेंट को। तो ये सब चीज़ों में एफिशिएंसी लाना है, धीरे धीरे आता है, ये चीज़ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है तो धीरे धीरे आता है। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करना, मतलब देखना। फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। जो हैबिटेट है, मतलब जो, देखो, जो रहता है, मतलब हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट पता है? अब्बास। हैबिटेट। उसको हैबिट बोलते हैं।
उसको बोलते हैं हैबिट, अभ्यास मतलब। हैबिटेंट मतलब जो रह रहा है, हैबिटेंट, ठीक है। और जो अच्छा। हैबिटेट होता है, जो हैबिटेट होता है उसको बोलते हैं, पता है किसको? आइडिया। हैबिटेट मतलब जो नेचुरल चीज़ें होता है ना, जहाँ जो नेचुरल चीज़ें होता है जिसमें मतलब रहते हैं, मतलब जो घर होता है। घर, एक पेड़ एक पंछी के लिए घर हो गया, है ना। एक पेड़ एक पंछी के लिए घर हो गया, या फिर एक तालाब एक मछली का घर हो गया, है ना। उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो वो चीज़ों को भी देखना है। अगर हमने एक बड़ा पेड़, मतलब मरा हुआ पेड़ भी नहीं काटना, ये सब चीज़ों में भी लॉ लगाना है। अब तो मरा हुआ पेड़ भी काटने नहीं देता है, बहुत सारा परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। तो मरा हुआ पेड़ क्यों काटने नहीं देता है? क्योंकि उनमें गिलहरी रह सकता है, कोई छिपकली, सांप, उनका घर हो सकता है ना वो, या फिर कोई कीड़ा जो एनवायरनमेंट में डायरेक्टली मतलब क्या बोलते हैं, कुछ अपना योगदान दे रहा है। तो उनको भी देखना है, ठीक है। उनका हैबिटेट मतलब उसका रहने का जगह वगैरह का भी ध्यान रखना है। फिर नेशनल वाटर मिशन, पानी वो पीने का साफ पानी। फिर वो जो रिवर मैनेजमेंट वगैरह ये सब ठीक करना है। सी सी पोल्यूट ना हो, सी में ज़्यादा ऑयल स्पिल ना हो, ये सब। फिर आता है नेशनल मिशन ऑन अ ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया मतलब लेस पॉल्यूटेड, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, फॉरेस्ट ज़्यादा रहेगा जिनमें, पेड़ पौधा रहेगा, ये सब ग्रीन इंडिया मिशन के अंडर आता है। फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। बहुत बहुत सारी जगह क्या होता है, इतना मतलब इतना पूरा कल्टीवेट कर देते हैं कि जो ज़मीन का जो उपजाऊपन है, मतलब जो ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो ज़मीन बंजर हो जाता है। एक बार अगर ज़मीन बंजर हो गया तो उसको फिर से मतलब उनमें नाइट्रोजन्स वगैरह डालना बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, और प्रोसेस वाला चीज़ है। नेचुरली एक चीज़ होना और उसको आर्टिफिशियली करना, दोनों में फ़र्क होता है ना। तो वैसे ही मतलब उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है। और पेस्टिसाइड्स वगैरह ज़्यादा ना यूज़ करना। कुछ पेस्टिसाइड्स पे इसीलिए बैन भी लगा है, जैसे कि डीडीटी, डाइफ्लोरोडाइफिनाइल डाइफ्लोरोइथेन, ऐसा कुछ नाम है, डीडीटी। तो उनमें बैन लगाया गया है। और उनसे क्या होता है, जो हम पेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं वो अगर केमिकल पेस्ट हुआ, तो वो जब सी ऑफ होता है या फिर रन ऑफ होता है, बारिश का पानी खेत वगैरह से बह के नदी में जाता है या तालाब में जाते हैं, तो वो पानी को भी पॉल्यूट कर देता है। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पॉइंट लाया गया है इनमें। फिर 7 नंबर है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। अब हिमालयन इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालय अगर ना होता तो क्या क्या हो सकता था? मान लो कि हमारा नॉर्थ साइड में, इंडिया का नॉर्थ साइड में हिमालय नहीं है, तो क्या क्या हो सकता था? कोई आइडिया? एनीवन? अगर हमारा नॉर्थ साइड में हिमालय नहीं होता, तो क्या क्या हो सकता था? हमारा इंडिया कैसा होता? क्या? ओके देख, अगर हमारा नॉर्थ साइड में हिमालय नहीं रहता, हमारा जो सेफ है, मान लो, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा, मान लो ऐसा इंडिया है, ठीक है, रफली ड्रॉ किया मैंने। तो पूरा जो नॉर्थ साइड है, पूरा जो नॉर्थ साइड है ऐसा करके हिमालयन रेंज है ना। तो ये क्या करता है, जो नॉर्थ साइड से, रसिया से, रसियन साइड से जो ठंडा हवा बहता है उनको रोकता है, नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। एक ये हो गया। एक नेचुरल एक डिफेंस की तरह, मतलब नॉर्थ हमारा बहुत सारे इन्वेडर्स को रोका है, इसलिए इस साइड से कोई भी फॉरेन इन्वेड नहीं हुआ। इस साइड से जो भी हुआ अफगानिस्तान साइड से हुआ,
इस तरह से इस साइड से हुआ, जो हिस्टोरिकल जो इन्वेडर्स हुआ ना जितना भी, वो इस तरह इस साइड से हुआ इसीलिए। तो ये एक है। और क्या होता, हमारा जितना भी नदी है ना, जो रिवर्स है इंडिया में। से पानी हाँ पानी से डूब जाते हैं ऐसे शायद हाँ, कुछ जगह रिवर्स ही में। नहीं रिवर्स ही नहीं होता, इंडिया में रिवर्स ही नहीं होता इतना। और हमारा वेस्ट बंगाल तो सूखा हो जा होता है एकदम, सहारा डेजर्ट की तरह। ओके। सहारा डेजर्ट की तरह हमारा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश एकदम सूखा होता, ये एग्रीकल्चर के लिए उपजाऊ नहीं बनता। ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट बन जाता। एक तो ठंडा हवा आता, और बंजर भी है जमीन, लद्दाख जैसे है कोल्ड डेजर्ट, पहाड़ है कुछ नहीं है, वैसे कोल्ड डेजर्ट बन जाता है पूरा इंडिया। तो क्या है कि हिमालयन इकोसिस्टम देखो कितना ज़रूरी होता है, हिमालय जो है वो कितना ज़रूरी चीज़ होता है। इनमें इन इनसे नदी वगैरह है जो पूरा इंडिया को पानी सप्लाई करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये रीजन, म्यांमार, फिर ये सब, इन सब जगहों को पानी इतना अच्छा सप्लाई करते हैं। फिर जो इनका इनसे जो इन पानियों से जो बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रहता है, उनमें एक बहुत अच्छा वैरायटी मिलता है, जिनका कंट्रीब्यूशन है अच्छा पूरा देश का इकोसिस्टम वगैरह बनाने में, इकोलॉजी को मेंटेन करने में। तो वो सब चीज़ें हमें देख के हिमालयन इकोसिस्टम को बचाना है। फिर नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनमें स्ट्रेटेजिक नॉलेज डालो बच्चों के में, कि क्या क्या स्ट्रेटेजी लाने से, क्या क्या हमें करने से ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ सुधर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 8 पॉइंट। देखो जो रेड वाला है ना, इसको याद रखना है, हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन याद रखने से हिमालयन इकोसिस्टम याद होगा, क्लाइमेट याद रखने से क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज ये याद आएगा। एग्रीकल्चर मतलब सस्टेनेबल, ग्रीन इंडिया ऐसा करके इसका निमोनिक्स है। सहवाग इज हाई क्लास प्लेयर, सहवाग इज हाई क्लास प्लेयर। तो एस से सोलर, ई से एनहांस्ड एनर्जी, एच से हैबिटेट, वाट, डब्ल्यू से वाटर, ए से क्या था, एग्रीकल्चर, जी से ग्रीन, फिर एच से हिमालयन इकोसिस्टम, सी से और क्या था, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इनको याद क्लाइमेट। रखना। मतलब इनका भी वही क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एसडीजी जो है, वो फॉर्मली नोन है, मतलब क्या नाम से जाना जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 2 3 4, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा, सस्टेनेबल लिविंग फॉर 2020 एजेंडा, लिविंग ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल 2020 एजेंडा, वन प्लानट वन पीपल 2030 एजेंडा। तो इनका है देखो वन, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब शुरू हुआ था, 2000 2016 से 2030। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से 2015। ठीक है, 15-15 साल के लिए है ये। अभी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही चल रहा है। और इनमें कितना काम कर हो रहा है, मतलब इंडिया में ये कितना काम हो रहा है, इनके लिए कौन रिपोर्ट बनाता है पता है? देखना, स्टेट का रैंक आता है कि स्टेट में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इस स्टेट में इतना वोमेन सेफ्टी इतना है, ये सब का देखना आता है। एग्रीकल्चर किन में किसमें ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ किन में ज़्यादा है, ये सब का एक रिपोर्ट बनता है देखो। तो उसके लिए हमारा नीति आयोग जो है ना, NITI AYOG नीति आयोग, वो नीति आयोग ये सब का रिपोर्ट बनाता है, वो इंडिया का थिंक टैंक है। जिसको देखो, फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ डेंस स्मॉग, फॉग नहीं, ठीक है, स्मॉग इन विंटर सीजन इन NCR रीजन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, मतलब जो स्मॉग होता है, स्मॉग और फॉग में डिफरेंस पता है आप लोग, स्मॉग और फॉग।
देखो फॉग मतलब होता है जो मतलब जो चीज़ें विंटर में होता है ना, फॉग, कोहरा वगैरह यस सर। कुआसा जिसको बोलते हैं, वो नॉर्मल सी चीज़ यस है। सर। वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है या फिर कोई हार्मफुल इंडिकेटर नहीं हो। लेकिन जो स्मॉग है ये बहुत हार्मफुल है। ये अगर बहुत इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे तो देख पाओगे। जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल में एक है बानपुर। बानपुर में अगर जाओगे विंटर में तो देख पाओगे कि मतलब सामने का चीज़ें भी नहीं दिखता, 10 मीटर दूर का भी नहीं दिखता, इतना ज़्यादा वो होता है। उनमें फॉग फॉग और मतलब धूप पार्टिकल से डस्ट पार्टिकल दोनों मिक्स होकर बनता है। वो हार्मफुल होता है वो। मतलब जब बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है यार, तब स्मोक होता है। और विंटर में दिखता है स्मोक। ठीक है, इनमें कार एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, एस्थमा लाइक बीमारी बहुत ज़्यादा होता है, ब्रोंक सॉरी जो ट्रैकिया का बीमारी होता है, मतलब लंग का या फिर ब्रीदिंग सिस्टम का जो बीमारी होता है बहुत ज़्यादा होता है इनमें। आँख जलता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो इनमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डेंस स्मॉग होता है इन विंटर, इनका कारण क्या है एनसीआर रीजन में, मतलब दिल्ली एनसीआर रीजन में। ट्राई करो उसको। ये मल्टीपल है, वेट। मल्टीपल है। एनसीआर रीजन में कौन कौन आता है वैसे। थ्री थ्री सर 3 होगा सर। थ्री थ्री थ्री। 4 है इसका, 1 2 3 4 चारों ही है। ठीक है। ओ चार ही है। स्टबल बर्निंग मतलब एक हो गया। स्टबल बर्निंग मतलब एक तो एनसीआर मतलब समझ लो, एनसीआर जो हमारा जो मेन रीजन है ना, हमारा सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, जो दिल्ली है हमारा कैपिटल, उनका भी बहुत सारा टाइप्स है। एक होता है एनसीआर, एक होता है मेन, तो ऐसा करके है। न्यू दिल्ली, दिल्ली अलग होता है। तो एनसीआर में क्या क्या आता है, जो नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब जो कैपिटल है हमारा न्यू दिल्ली है, उनका भी आसपास जो ओवर डेवलप्ड मतलब बहुत डेवलप्ड जगह है, जैसे कि गाज़ियाबाद नाम सुना होगा, फिर आता है फरीदाबाद, फिर गुड़गांव आता है ना, ये सब चीज़ें। ऐसे ऐसे बहुत सारा शहर है, पानीपत वगैरह, और भी बहुत सारे, दिल्ली का बहुत सारा पार्ट आता है। तो ये सब मिलके एनसीआर बनता है। ठीक है। अब एनसीआर में जो स्मॉग होता है, तो उसका कारण क्या है। एक तो है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग मतलब जो परोली को जलाना। परोली को जलाना मतलब जो मतलब मान लो कि जो धान वगैरह का जो खेती हुआ है, ठीक है, उसके बाद उनका परोली का क्या करते हैं, जला देते हैं। देखना पंजाब हरियाणा साइड में विंटर में बहुत न्यूज़ आता है इसका। तो वो एक कारण है एनसीआर में। वो क्या मतलब हवा के थ्रू बह के आ जाता है एनसीआर रीजन में। तो ये एक हो गया। इसके बाद बायोमास बर्निंग इन रूरल हाउस होल्ड। बायोमास मतलब कोल वगैरह जलाना से, विंटर में जलाने से, कोल वगैरह जलाने से क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर अच्छा रहता है घर का। तो वो होना। फिर ट्रांसपोर्ट, गाड़ी वगैरह इतना सारा बढ़ गया, इतना अच्छा सिटी है तो गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा यूज़ होगा। उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट में रूल भी लाया था कि जब इवेंट डेट होगा, महीने का इवेंट डेट, तो उनमें इवेंट नंबर प्लेट का गाड़ी यूज़ होगा। तो मान लो कि आज 1 तारीख है, अभी 3 तारीख है, 3 तारीख है, ठीक है। तो 1 3 5 इनमें क्या है, तो इवेंट नंबर प्लेट वाला गाड़ी है, वो यूज़ कर सकते हो। अगर ऑड नंबर प्लेट वाला गाड़ी यूज़ किया तो सीज कर दिया जाएगा गाड़ी आपसे। ठीक है। तो और ऑड नंबर वाला, सॉरी, इवन नंबर वाला दो, 2 4 ये सब इवन होता है, ऑड वाला 1 3 ये सब होता है। तो ऑड में ऑड यूज़ करना है, इवन में इवन यूज़ करना है। ये रूल था प्राइवेट कार के लिए, ना कि कॉमर्शियल के लिए। कॉमर्शियल के लिए ये नहीं था, प्राइवेट कार के लिए। प्राइवेट कार कोई भी व्हीकल, बाइक्स वगैरह ये सब के लिए बनाया गया था दिल्ली में रूल। फिर आता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। मतलब ट्रांस बाउंड्री मतलब एक तो होता है बाउंड्री, दिल्ली का मान लो ये बाउंड्री है। अब ट्रांस बाउंड्री मतलब बाउंड्री का बाहर से जो पोल्यूशन आ गया, घुस गया, हवा से, पानी से, तो कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई भी एक दिल्ली का आसपास मतलब एनसीआर रीजन का आसपास कोई एक पॉल्यू मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह है, फैक्ट्री ये सब बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो उसका जो धुआं वगैरह छोड़ रहा है वो एनसीआर में आ रहा है। ये भी एक कारण है। ठीक है। तो 4 कारण ही होगा, 1 2 3 4।
म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट किसको बोलेंगे? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हाउस होल्ड वेस्ट मतलब आलू प्याज का छिलका, ये सब हाउस होल्ड वेस्ट हो गया। सैनिटेशन रिड्यूस, जो हमारा टॉयलेट्स वगैरह में जो ये होता है वो वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट, रास्ता वगैरह में जो मिलता है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रीज, मतलब कंस्ट्रक्शन में जो डेब्रीज सीमेंट ईंट चूना ये सब यूज़ होता है। फिर डिमोलिशन मतलब कोई बिल्डिंग तोड़ा गया, कोई मोन्यूमेंट कोई आर्किटेक्ट तोड़ा गया, उनसे जो वेस्ट निकलता है, मतलब किनको बोलेंगे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट? ये क्वेश्चन है यार, ये मल्टीपल है, ट्राई करो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, एक तीन चार, ठीक है। और कोई? चार, फोर। इसका फोर ही है, ठीक है। सारे को ही बोलेंगे। ये भी तो म्यूनिसिपैलिटी में होता है, मतलब म्यूनिसिपल एरिया में, अच्छा जगह पे कंस्ट्रक्शन वगैरह, स्ट्रीट से वेस्ट, सैनिटेशन ये तो गांव में भी होगा, मतलब रूरल एरिया में भी होगा, म्यूनिसिपल एरिया में भी होगा। हाउस होल्ड वेस्ट ये भी होता है म्यूनिसिपल रूरल दोनों में। तो एक दो तीन हो सकता था, चार भी होगा। अगर रूरल होता तो चार नहीं होगा। गांव वगैरह में कंस्ट्रक्शन उतना नहीं होता, उससे डेब्रीज भी नहीं फैलता। डेब्रीज मतलब जो छोटा छोटा पार्ट्स होता है ना, बिखर जाता है, तो उनको बोलते हैं डेब्रीज। एक बहुत कॉमन टर्म अभी चल रहा है, देखना, स्पेस डेब्री बोल के। स्पेस डेब्री, स्पेस डेब्री मतलब जो हमारा अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स वगैरह है ना, वो कभी कभी आपस में टकरा जाते हैं, या फिर जो जब उनका 15-20 साल का जो टेन्योर होता है काम करने का, तो वो क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाता है। तो इनएक्टिव होने के बाद या तो वो समुंदर में गिरा दिया जाता है, समुंदर का भी वो एक पॉइंट है स्पेसिफिक ओशन पे, या फिर वो ऐसे ही घूमता रहता है ऊपर। जब उनका काम हो जाता है ना, तब घूमता रहता है। तो घूमते घूमते क्या होता है, जो एक्टिव है, एक्टिव जो सैटेलाइट्स है उनको टक्कर मार देता है, या फिर आपस में टकरा जाता है दो खराब सैटेलाइट्स। तो क्या होता है फिर, डेवरेज बढ़ जाता है, मतलब वो तो चूर चूर हो गया, वो छोड़ो, लेकिन वो एक अच्छा जगह स्पेस का ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो क्या होगा उससे, फ्यूचर में तुम जब सैटेलाइट वगैरह छोड़ोगे तो उतना आसानी नहीं होगा, उनसे बच के छोड़ना पड़ेगा। तो एक हेडेक की बात है। तो इसीलिए डेवरीज, स्पेस डेवरीज बोलते हैं उसको। तो ये डेवरी वर्ड बहुत पॉपुलर चल रहा है अभी। अभी नोएडा में एक टावर था ना, गिरा गया था कुछ दिन पहले, देखा था शायद सबने फेसबुक वगैरह में कुछ। यस सर। हाँ, तो वो क्या हो गया, उनसे देखना पूरा एरिया, वो 2 या 3 किलोमीटर का एरिया पूरा खाली किया जा गया था। सिर्फ प्रेस का ही अलाउ था वहाँ पर, प्रेस वगैरह, मीडिया प्रेस उन लोगों के, मतलब उनका लोगों का ही अलाउ था। बाकी सारे आम पब्लिक को हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो जब बिल्डिंग गिरा रहा है तब धूल मिट्टी उनका, मतलब जो पत्थर वगैरह सब कुछ वो आसपास बिखर जाता है, तो उनसे एक्सीडेंट हो सकता है। एनवायरनमेंट तो पोल्यूट होता ही, एक्सीडेंट भी होता है। तो उसको बोलता है डेब्री, ठीक है, डिमोलिशन डेब्री। तो इनका चार ही है। फ्लाई एश, फ्लाई एश, फ्लाई एश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्स फॉर यूज इन। फ्लाई एश जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट में, क्या पता है क्या होता है, जो कोयला होता है, कोयला को जला के हम लोग उस हीट से, जो कोयला जला के जो हीट मिलता है उनसे हम लोग एनर्जी बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो उन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कोयला जल जाए, जो एस छाई जो बना, उनको हम किस किस काम में ले सकते हैं। वो एक इको फ्रेंडली चीज़ है, ठीक है। उसको हम किस किस काम में ले सकते हैं? एग्रीकल्चर एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वेस्टर्न डेवलपमेंट, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ब्रिक ब्रिक इंडस्ट्री। ट्राई करो। 1। ए बी डी, सी भी होता है, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर में भी देखना, ग्रे कलर का एक वॉल बनाया जाता है, ऐसा टाइप का, एक थोड़ा ओवल शेप का, मतलब ओवल नहीं, क्या बोलते हैं इसको, हाफ राउंड टाइप का, हाफ सर्कल टाइप का, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, देखना कोई भी डैम में जाना। तो वो छोटा छोटा ब्रिक्स ब्लॉक्स जो होता है ऐसा कर, अभी फ्लैट में भी यूज़ हो रहा है वो।
जो फ्लैट्स वगैरह अपार्टमेंट बन रहा है ना, बड़ा बड़ा ऐसे ब्लॉक्स यूज़ हो रहा है, ईंट अभी यूज़ नहीं होता उतना। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब खर्चा भी कम है इसमें, और इनको मतलब जो असेंबल या फिर अरेंज करते हैं उनमें भी टाइम लगता है, टाइम बहुत कम लगता है। और इनको असेंबल करने में, जोड़ने में आपस में जो सीमेंट लगता था, सीमेंट का भी खर्चा बच गया अब। मतलब ये अगर ईंटों से करते तो 10 बोरा सीमेंट लगता, इनमें 2 या 3 बोरा सीमेंट ही लगने हो जाता है काम। ऐसा मतलब इतना कम हो गया। तो ये एग्रीकल्चरल फील्ड में जो खेत वगैरह है इनमें अगर डाल दो, तो ये वो क्या होता है, वो उनमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होता है। क्योंकि कोल क्या है, कोल बनता है बहुत, मतलब बहुत साल पहले अगर भूकंप वगैरह हुआ तो पेड़ पौधा वगैरह नीचे दब गया, फिर एक प्रेशर में, जियो थर्मल प्रेशर में वो क्या होता है, कोल बन जाता है। तो उनमें न्यूट्रिएंट्स तो रह जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स जल के भी खराब नहीं होता। हम कोयला जला देते हैं फिर भी खराब नहीं होता। तो वो क्या होता है, कीड़ा, जो इंसेक्ट्स वगैरह होता है ना, वो नेचुरल पेस्ट की तरह काम करता है। जैसे खेतों में अगर वो एस, जो फ्लाई एस है, वो अगर तुम स्प्रे कर दो तो उनमें कीड़ा वगैरह लगना या फिर कोई पेड़ का कुछ डिजीज होना, वो सही होता। फिर वेस्टलैंड डेवलपमेंट, वेस्टलैंड मतलब जो, मतलब मान लो जो ऐसी ज़मीन पड़ा हुआ है, उनमें तुम ये डाल के फिल कर सकते हो, फिलिंग अप जो बोलते हैं ना, ज़मीन को फिल अप करके थोड़ा ऊंचा बनाया। मकान बनाने से पहले देखना करता है, तो कोई घर वगैरह बनाता है तो यस। वो ज़मीन अगर नीचा होता है तो ये प्लायर्स डाल के अप कर सकते हो, उनको ऊंचा बना सकते हो। फिर डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर, ये तो बताया। और ब्रिक इंडस्ट्री में तो होता ही है, अभी फ्लाई का ब्रिक चल रहा है, देखना अभी लाल, मतलब जो जो बोलता है ना, चिमनी भाटा ईट, उसको वो अभी यूज़ नहीं होता उतना। अभी होता है, पता नहीं ये गलत है, लेकिन उतना नहीं होता अभी भी। जो रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो फ्लाई ओवर वगैरह, फिर जो बड़ा बड़ा फ्लैट अपार्टमेंट्स होता है उनमें फ्लाई एक्स एस का ही ब्रिक्स यूज होता है। तो इनका चार चार ऑप्शन ही सही होगा, ABCD। बिगिनिंग ऑफ एंड, which of the following types of natural disaster, ठीक है, has no definite beginning and end, मतलब किसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, कब आएगा कब खत्म होगा। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, हरिकेन, ड्रॉट। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, लैंडस्लाइड मतलब मिट्टी। फोर। फोर है इसका, ठीक है। अर्थक्वेक का क्या है, अर्थक्वेक का आप सर्टेन वे में मेजर कर सकते हो कि 1 महीने बाद आ सकता है। देखना, जैसे यूरोप का कोई एक मतलब जियोलॉजिस्ट था यूरोप का, तो उन्होंने वो दिल्ली का जो पाकिस्तान वाला भूकंप हुआ था ना कुछ दिन पहले, 1 महीना समथिंग पहले, तो उनको प्रेडिक्ट किया था, मतलब अप्रॉक्स बोल दिया था कि इस टाइम, मतलब इस महीने का इस टाइम पे हो सकता है। तो वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस लगता है उनमें, वो स्कॉलर भी बनना पड़ता है उनके लिए उस फील्ड में। लेकिन आप बोल सकते हो कि इतना रिक्टर स्केल 6.3 मैग्नीट्यूड पे होगा, फिर 5.1, 5.4, 7 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड पे होगा, ये आप बोल सकते हो। फिर भी मतलब कुछ इधर उधर करके लैंडस्लाइड भी बोल सकते हो, जब बारिश बहुत ज़्यादा होता है, पहाड़ में मिट्टी फिसलता है, उनसे रोड वगैरह सब कुछ जाम हो जाता है, या फिर पहाड़ का एक पोर्शन ही गिर जाता है, जिसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। हरिकेन मतलब जो हमारा इधर होता है ना, वो घूर्णी बोलते हैं हमारे इधर, हरिकेन, वो उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। साइक्लोन। साइक्लोन बोलते हैं वो, साइक्लोन। तो उसका अलग अलग देश पे अलग अलग नाम होता है। जैसे कि किसी देश पे इसको हरिकेन बोलते हैं, किसी देश पे इसको टॉर्नेडो बोलते हैं, किसी देश में इसको टाइफून बोलते हैं, जापानीज, फिर जापान, फिर चाइना, फिर US, इनका अलग अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हरिकेन को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, लोअर प्रेशर अपर प्रेशर ऐसा करके कुछ जोन है, वो प्रेशर जोन में अगर आपस में मिक्स हो जाए तो हवा घूमने लगता है। समुंदर, मतलब जो सी साइड होता है, कोस्टल एरिया में ज़्यादा होता है ये। तो इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन ड्रॉट जो होता है जिसको खरा बोलते हैं, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप, कब होगा और कितना दिन तक चलेगा, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑप्शन 4 है। क्या बोले सर, 4 नंबर ऑप्शन का मीनिंग? फिर से बोलो।
तो फोन नंबर ऑप्शन का मीनिंग क्या बताया आपने? क्या? फोन नंबर ऑप्शन का मीनिंग ये। फोर ड्रॉट है। अच्छा। ड्रॉट मतलब खौरा बोलते हैं जिसको, खौरा। अच्छा, इन वालों को ठीक। खौरा बोलते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन इज सीरियस हेल्थ हैजर्ड, ठीक है। इंडोर एयर पोल्यूशन बोलो मतलब तुम्हारा रूम का जो एयर है उसका पोल्यूशन एक सीरियस हेल्थ हैजर्ड है। नाउ रीजन क्या है इसका? एसर्शन। अब रीजन है द डिस्पर्सल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इज rather लिमिटेड इन इंडोर इंडोर एनवायरनमेंट। तो इसका कारण बताया गया। अब देखो कौन सा सही है क्या गलत है, सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, वो भी देखो। समझ में आया क्वेश्चन? सी लग रहा है, नंबर 3 लग रहा है। सी है हाँ। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। फॉल्स, हाँ। देखो जो इंडोर एयर पोल्यूशन है ना, वो इंडोर एयर पोल्यूशन कब होता है तो देख लेते हैं। इसका वन है, ठीक है। इंडोर एयर पोल्यूशन कब होता है? इंडोर एयर पोल्यूशन होता है जब मतलब मान लो आप रूम पे कोई चीज़ जला रहे हो, या फिर बंद कमरे में आप कोई चूल्हा वगैरह जला रहे हो। तो क्या होता है, वो चूल्हा जल रहा है तो चूल्हा आग कैसे जलता है? ऑक्सीजन कंजम करके जलता है, ऑक्सीजन से। बिना ऑक्सीजन का सपोर्ट से चूल्हा नहीं जल मतलब आग नहीं जलेगा। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को वो बर्न कर दे रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब जो हैजार्डियस जो गैसेस है या फिर कंपोनेंट्स है इनको बना देता है, उस रूम में रिलीज कर देता है। तो उनसे क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, या फिर सेंसलेस होकर मर भी सकता है आदमी। और कोई एक मान लो कि तो मान लो कि कोई सीएफसी वगैरह, फ्रिज रेफ्रिजरेटर में पहले सीएफसी यूज़ होता था, मतलब बहुत पहले, अभी तो नहीं हो रहा है। तो सीएफसी वगैरह यूज़ होता था, तो उन कमरों में अगर बंद रहे, मतलब कोई बंद रहे बहुत दिन तक, या फिर मान लो बहुत टाइम तक, 10 घंटे 12 घंटे, तो क्या होता है, इंटरनल जो एनवायरनमेंट है ना, जो इंटरनल जो एरिया है उनको पॉल्यूट कर देता है वो चीज़। तभी इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। आउटडोर मतलब नॉर्मल जो एयर पोल्यूशन होता है वो कैसे होता है? गाड़ी चलने से, जो फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है उनसे, या फिर कोई स्टबल बर्निंग हो रहा है उनसे होता है। लेकिन इंडोर का एयर पोल्यूशन कुछ मतलब, तो इंडोर का जो एयर पोल्यूशन होता है वो क्या होता है, हाँ, उससे थोड़ा सा मतलब उन सब गैजेट्स वगैरह यूज़ करने से वो जो एयर क्वालिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उनसे क्या होता है कि वो खराब हो जाता है, तो इनसे ए मतलब जो ऑप्शन है वही होगा, ठीक है। समझ में आया क्यों होगा वो? हाँ देखो ये पढ़ा हमने। तो इनका यूजेज जो होता है उनके हिसाब से वो सीक्वेंस आ जाता है, कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में। 3 एलपी, ओ सॉरी सॉरी। थर्मल पावर प्लांट, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। 2। टू। और कोई? थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा होता है। टू होगा, ठीक है इनका, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा होता है, वो 58% शेयर ऐसा कुछ था कोल से जो एनर्जी बनता है। उसके बाद होता है एल एच पी मतलब देखो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो पानी से जो बनता है ना उनसे। उसके बाद पानी मतलब जो वाटर वाटर सोर्सेज से जो हम एनर्जी बनाते हैं वो। फिर आता है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर वगैरह से जो बनता है। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत कम होता है। इससे भी अगर छोटा कुछ होता ऑप्शन पे तो होता वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन, मतलब जो कूड़ा वगैरह कूड़ा कचरा वगैरह होता है उनसे एनर्जी भी हम जनरेट कर सकते हैं। वो इंदौर वाला एग्जांपल दिया ना वैसे, ठीक है। ये वन नहीं होगा, ये वन नहीं होगा, ये टू ही होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर। रिवर में जो पॉल्यूशन होता है वो इंडिया में कैसे होता है, इंडिया के कंसेप्ट पे देखना, ठीक है, पर्सपेक्टिव से। अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जो पानी रिवर में मिक्सअप होता है उनसे। अनट्रीटेड सीवेज, जो सीवेज घर से हमारा जो पाइप वगैरह निकलता है जिनसे हम टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, या फिर कुछ ऐसे बेसिन्स का पानी, बाथरूम का पानी, ये सब जो डायरेक्ट गंगा वगैरह में मिल जाता है। पूरा कोलकाता का पानी सोचो गंगा में जा रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रन ऑफ, मतलब जो आपने पेस्टिसाइड्स यूज़ किया, डीडीटी वगैरह, यूरिया, ऐसा कुछ यूज़ किया, तो वो क्या हो गया बारिश के टाइम, वो धुल के नदी में चला गया सारे। फिर थर्मल पावर प्लांट से जो पानी निकलता है वो नदी में मिक्स हो गया रिवर पे, तो उससे पोल्यूशन होता है। कौन सा हो रहा है सबसे ज़्यादा, एयर वाटर पोल्यूशन का कारण कौन सा है? कौन सा है? तो सही लग रहा कौन सा? है। Wait, सर फोर। फोर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट पे जो होता है ना, वो उतना, मतलब जो उसका पानी उतना, मतलब पॉल्यूटेड नहीं रहता है। वो हीट होता है, मतलब गर्म हो जाता है पानी, लेकिन पॉल्यूटेड नहीं रहता है। उसका होता है two, अनट्रीटेड two, सीवेज। two, 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 two. हाँ, अनट्रीटेड सीवेज, मतलब पानी जो मैंने गंगा का एग्जांपल दिया ना, ऐसे गंगा जमुना यस। जितना भी बड़ा बड़ा रिवर है ना, इंडिया में बहुत बड़ा रिवर है, उनका सारा पानी वो कैरी करता है। मतलब सोचो गंगा का हाल देखो, गंगा के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा शहर है, वाराणसी है, और भी पटना वगैरह, कितना सारे शहर है। बांग्लादेश में भी इतना सारे शहर है। इंडिया में कोलकाता भी है, मेजर सिटी है। तो इनका सारा पानी, इतना हाउस होल्ड का पानी सारे गंगा में मिलता है। तो सोचो वो पानी अगर कोई यूज़ करे, पिए या फिर कुछ भी करे, तो क्या हालत होगा सोचो। उनको अनट्रीटेड, मतलब डायरेक्टली डंप किया जाता है पानी को, बिना ट्रीट किए ही, तो साफ किए ही उनको डायरेक्टली डंप किया जाता है रिवर, ठीक है। तो इसके लिए टू होगा। ठीक है, तो आज तक इतना ही, कल से फिर पढ़ेंगे, ठीक है। पीपल एनवायरनमेंट, ये थोड़ा रट्टा मारने वाला चीज़ है, इनमें कुछ है नहीं, मतलब समझने वाला उतना कुछ है नहीं। ये तो ऐसे ही स्टोरी टाइप का पढ़ना पड़ेगा इसको, तभी याद रख पाओगे। ये। Okay, okay.